हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो जैसे कि ये थर्मोडायनामिक का सेकेंड लेक्चर है और इसमें हम लोग बात करेंगे ये हीट कैपेसिटी, मोलार कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वर्क के बारे में। तो पहले बात करते हैं हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी का मतलब हीट कैपेसिटी की इंस्टेंसिव प्रॉपर्टी है। हीट कैपेसिटी का डिफिनेशन होता है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस ऑफ अ गिवन मास ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब कहने का मतलब है कि कोई मेरे पास कुछ सब्सटेंस है, उसको अगर हम लोग 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो उसको कहते हैं हीट कैपेसिटी। इसका फार्मूला, इसको सी से डोनेट किया जाता है। इसका फार्मूला डी क्यू बाई डी टी, और यहाँ पे डी टी 1 डिग्री सेल्सियस है और डी क्यू इक्वल टू सी। अगर हम लोग डी टी को 1 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, 1 डिग्री सेल्सियस लेंगे तो डी क्यू इक्वल टू सी आ जाएगा। ये तो हम लोग की बात हो गई हीट कैपेसिटी के बारे में। और हीट कैपेसिटी के बाद अभी मोलार कैपेसिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, आई थिंक हीट कैपेसिटी के बारे में आप लोग समझ गए होंगे कि क्या होता है। तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी है और इसका डिफिनेशन होता है हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट ऑफ मास ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब हीट कैपेसिटी में क्या था, कोई भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है उसको 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दो, हो गया आपका हीट कैपेसिटी। लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में होता है कि जो 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, मतलब उस सब्सटेंस का मास का 1 ग्राम को 1 डिग्री सेल्सियस को बढ़ाने को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। और इसको एस से डोनेट किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है डी क्यू डिवाइड बाई एम चेंज इन टेम्परेचर। देखिए हम लोग हीट कैपेसिटी में डी क्यू डिवाइड बाई डी टी पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग डिवाइड बाई एम भी कर रहे हैं क्योंकि इसका स्पेसिफिक मास दिया हुआ है। स्पेसिफिक कहने का मतलब है इसका मास पे जोड़ किया गया है। इसका यूनिट होगा जूल पर ग्राम केल्विन। इसका हो गया जूल पर ग्राम केल्विन। और इसका एस इक्वल टू डी क्यू डिवाइड बाई एम डेल्टा टी। इसका फार्मूला हो गया, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। और इसमें जो हीट लगता है उसको 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस को 1 डिग्री सेल्सियस पे बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हम लोग को हीट लगता है उसको कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोलार हीट कैपेसिटी। तो मोलार हीट कैपेसिटी की इंटेंसिव प्रॉपर्टी है और इसमें होता है जैसे कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में था क्या कि उस सब्सटेंस के 1 ग्राम ऑफ मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होता है उसको कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यहाँ पे मोलार हीट कैपेसिटी है तो किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल को बढ़ाने के लिए, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का हम लोग का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने में जो हीट लगता है उसको कहते हैं मोलार हीट कैपेसिटी। मतलब क्या करने का मतलब हुआ कि उस सब्सटेंस का जो 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट लगा उसको कहते हैं मोलार हीट कैपेसिटी। इसको डोनेट किया जाता है सी से। इसका फार्मूला होता है डेल्टा क्यू डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल एंड डेल्टा टी मीन्स चेंज इन टेम्परेचर। देखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में हम एम लिए थे क्योंकि वहाँ पे मास को डिफाइन किया गया था, और हीट कैपेसिटी में कुछ नहीं, ना मास ना वो, बस कोई भी सब्सटेंस है उसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दो, हो गया। ये स्पेसिफिक में 1 ग्राम का ही बढ़ाना है और मोलार में 1 मोल का ही बढ़ाना है, इसलिए यहाँ पे एन लिया गया। इसका जैसे कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में उसका यूनिट था जूल पर ग्राम पर केल्विन, यहाँ पे मोलार है, यहाँ पे जूल पर मोल पर केल्विन, जूल पर मोल केल्विन। ठीक, अब यहाँ पे देख सकते हैं Cp एंड Cv लिखा हुआ है। Cp कहने का मतलब है कि मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। Cv यहाँ पे V है मीन्स कांस्टेंट वॉल्यूम, P है तो कांस्टेंट प्रेशर मीन्स मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर को Cp से डोनेट किया जाता है। और क्या, हाँ, और Cp माइनस Cv इक्वल टू R। तो अब लोग हम लोग गामा, जो ऐसा कुछ जैसे डिज़ाइन लग रहा है टेढ़ा, हमारे इसको गामा पढ़ते हैं। गामा इक्वल टू मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइड बाय मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कांस्टेंट वॉल्यूम को Cv से डोनेट करते हैं और जो मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर उसको Cp से डोनेट करते हैं। तो गामा इक्वल टू Cp बाई Cv। और यहाँ पे R का मतलब है ये Cp माइनस Cv का वैल्यू R आता है। और आगे हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ेंगे, इसमें इसका यूज होगा वर्क डन, और मतलब थर्मोडायनेमिक का जितना भी अब लेटेस्ट अभी स्टार्ट करेंगे सब में Cp, Cv, गामा, R ये सब का यूज होने वाला है। तो चलिए आगे देखते हैं डिग्री ऑफ।
तो चलिए अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम को एफ से डिनोट किया जाता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम का डिफिनेशन होता है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डिफरेंट पॉसिबल वेज थ्रू विच अ सब्सटेंस और मॉलिक्यूल दैट कैन एक्सचेंज एनर्जी। इसका मतलब कि जो स्वतंत्र रूप से अलग अलग तरीके जिसके द्वारा कोई मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी को एक्सचेंज कर सके, इसे कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग 3 तरह से पढ़ते हैं। एक होता है ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम और दूसरा होता है रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम और तीसरा होता है वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो इसको ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को FDR, इसको FR, इसको FV से डोनेट करते हैं। जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब जो वाइब्रेशनल एनर्जी होते हैं वे हम लोग को अगर जो नॉर्मल हीट टेम्परेचर पे नहीं मिलती, जब एक्सेस हीट हो जाता, बहुत ज़्यादा हीट हो जाता, बहुत ज़्यादा, तब हम लोग वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का यूज करते हैं। तो हम लोग का जो मतलब जो टाइप्स ऑफ गैस है, एक होता है मोनो एटॉमिक, मोनोटॉमिक, डाईएटॉमिक, और आपका पॉलीएटॉमिक। और पॉलीएटॉमिक में 2 केस होता है, एक लीनियर और दूसरा नॉन लीनियर। ये हो गए 3 केस। अब सभी में डिग्री ऑफ फ्रीडम में टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं वे जानेंगे। मोनोटॉमिक गैस कहने का मतलब है ऐसा कि जो कि सिंगल हो, अकेला रहे। और जो ट्रांसलेशनल, ये इसका भी 3 डायरेक्शन होता है, XYZ। रोटेशनल एनर्जी का भी डायरेक्शन होता है XYZ। और वाइब्रेशन का भी होता है, मतलब सिर्फ 2 होता है, क्योंकि वाइब्रेशन तो हमेशा ऐसे से ही लेगा। अब देखिए ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, जैसे कि हम मोनोटॉमिक गैस के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। ये कोई पार्टिकल है कोई गैस है, ये X डायरेक्शन में, Y डायरेक्शन में और ये Z डायरेक्शन में, ये 3 डायरेक्शन में मूव करेगा। तो जो ये जो मोनोटॉमिक गैस है वो अगर ऐसे भी रोटेट करेगा तो क्या लगेगा हम लोग को, किधर जा रहा है, मतलब डिफाइन तो नहीं पता चलेगा। यहाँ पे कॉपी पे बनाए हो तो पता चला इधर जा रहा है, नहीं तो ऐसे हम इस पेन का टिप है, ठीक, इस पेन के टिप को अगर हम लोग ऐसे ऐसे से हिलाएंगे तो पता चल रहा है कि X में जा रहा है कि Y में जा रहा है कि Z में जा रहा है, ठीक ना। तो जो मोनोएटॉमिक गैस का ये अगर X में गया तो X हो गया, Y हो गया तो Y, Z हो गया तो Z, मतलब ऐसे हो गया। तो इसमें जो होता है ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसमें 3 होता है। मतलब सीधा सीधी आपको हम शॉर्ट नोट्स बता देते हैं क्योंकि किसी तरह से जाने एक तरह से रिवीजन लेक्चर चल रहा है। तो इसका होता है ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 एट रूम टेम्परेचर। लेकिन वही जब हम लोग हाई टेम्परेचर पे जाते हैं तो ये वाइब्रेशन 2 होता है। तो इसका अगर हम टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें, इसका टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम एट रूम टेम्परेचर कितना हो जाएगा 3। वही अगर हम लोग हाई टेम्परेचर पे टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5। और जो पीछे अभी हम लोग जो CV के बारे में बात किए कि मतलब मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, CP एंड CV सब के बारे में जो बात किए, तो CP इजकल टू क्या होता है, CP और CV पढ़े अभी हम लोग पीछे, तो CP माइनस CV इजकल टू R होता है। तो CP इजकल टू CP प्लस R होता है। तो CV इजकल टू होता है FR/2। मतलब ये इसका मतलब निकालने का फॉर्मूला, मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम FR/2, F टोटल। तो इसके लिए मोनोएटॉमिक गैस जिधर समझ गए तो जो मोनोएटॉमिक गैस है उसके लिए कितना होगा मोलार हीट कैपेसिटी, मोनोएटॉमिक गैस के लिए मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम कितना होगा। तो यहाँ पे जो टोटल है रूम टेम्परेचर पे 3 हो गया, तो CV का वैल्यू क्या हो गया 3R/2 हो गया।
और तो Cp का वैल्यू क्या हो जाएगा, Cp का Cv प्लस R होता है, तो इसका क्या हो जाएगा 5R/2 मोनोएटॉमिक गैस के लिए। अब डायटोमिक का देखते हैं, अब डायटोमिक की केस में देखें तो डायटोमिक केस की कहने का मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ये दो एटम है डाई, यहाँ पे डाई एटम है। अब देखिए डाई एटम में ट्रांसलेशनल एनर्जी तो मतलब 3 होगा कि टोटल ट्रांसलेशनल एनर्जी 3 होता है, तो मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम एट ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका कितना होगा 3 होगा। अब रोटेशन में देखिए अगर हम लोग इसके अलॉन्ग एक्सिस पास करेंगे तो जो इसका जो डिग्री मतलब ट्रांसलेशनल मतलब इसका मूवमेंट किधर होगा, एक इधर होगा इधर होगा, कि जिसके अलॉन्ग हम लोग एक्सिस पास करते हैं उसके अलॉन्ग तो कुछ नहीं होगा। तो इसका जो नेट हो जाएगा एफ रोटेशनल 2 हो जाएगा। तो वाइब्रेशन पे अगर रूम टेम्परेचर पे बात करें तो वाइब्रेशनल 0 होता है, अगर हाई टेम्परेचर पे बात करें तो 2 होता है। तो इसका टोटल एट रूम टेम्परेचर 5 हो जाएगा, टोटल एट हाई टेम्परेचर कितना हो जाएगा 3 to 5 to 7 हो जाएगा। तो अब Cp और Cv निकालने का फॉर्मूला जानते हैं, Cv इजकल टू FR/2, तो 5R/2 हो गया, तो Cp इजकल टू 7R/2 हो गया एट कब, एट रूम टेम्परेचर। ऐसे अभी जैसे कि आप लोग नीट 11-12 का प्रिपरेशन करेंगे उसमें रूम टेम्परेचर तक का ही पूछता है, उसके आगे तक का नहीं पूछता। हाई टेम्परेचर में अगर पूछेगा भी तो क्वेश्चन में दे देगा, ऐसे तो पूछता नहीं है। तो ये हो गया। अब आते हैं पॉलीएटॉमिक में। पॉलीएटॉमिक में हम लोग का दो केस था, लीनियर और नॉन लीनियर। पॉलीएटॉमिक का लीनियर, तो इतना यार जो पॉलीएटॉमिक का लीनियर होता है वो सेम एज होता है डायटोमिक के, सेम टू सेम, सब चीज़ सेम, रोटेशनल सेम आता है, टोटल सेम आता है, सब सेम आता है। लेकिन जो पॉलीएटॉमिक का नॉन लीनियर होता है, नॉन लीनियर, इसमें चेंज हो जाता है। इसमें ट्रांसलेशनल तो सेम है लेकिन रोटेशनल में रोटेशनल इसमें कितना आ रहा था 2 आ रहा था, लेकिन इसमें 3 आता है। कैसे, जैसे कि एक मेरे पास एक ये है, ठीक, अगर हम इसके अलॉन्ग एक्सिस पास कराते हैं तो ये इसके अलॉन्ग तो मूव सकता है, इसके अलॉन्ग तो ऐसे मूव करेगा नहीं, लेकिन इसमें क्या था, अगर इसके अलॉन्ग हम एक्सिस पास करा लेंगे तो फिर नहीं मूव करेगा इसके अलॉन्ग, लेकिन इसमें अगर हम लोग ऐसे निकालेंगे तो इधर से मूव करेगा, ऐसे जाएंगे तो भी हमको 2-3 मिलेगा। तो इसमें जो होता है मेन रोटेशनल डिफरेंस में रोटेशनल 3 आ जाता है, तो 3 FT3, तो टोटल कितना हो गया 6, कब, रूम टेम्परेचर पे, और FV हाई टेम्परेचर पे 2 ऐड हो जाएगा तो टोटल 8 हो जाएगा। तो इसका हम लोग एक रैपिड चार्ट बना लेते हैं जिससे कि आसानी होगा। हाँ देखिए पीछे में हम लोग गामा, इसको हम लोग गामा पढ़ते हैं। गामा का वैल्यू क्या होता है CP/CV, इसका मतलब गामा का वैल्यू होता है निकालने का। गामा का दूसरा भी फॉर्मूला होता है निकालने का जिसको कि हम लोग कहते हैं 1+2/F, ये भी एक फॉर्मूला होता है। या इसी को अगर इसका वैल्यू पुट कीजिएगा, CP ये होता है और CP क्या होता है CV+R, और CV क्या होता है FR/2, तो दोनों को पुट कीजिएगा तो आपको यही निकल जाएगा। ऐसा बस दे दिया जाता है। हाँ, क्वेश्चन जब भी बनेगा उसमें ध्यान दिया कि गैस कौन सा बोल रहा है, मोनोएटॉमिक बोल रहा है या फिर ट्राइएटॉमिक बोल रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब आप तो चार्ट सबका बना भी लोगे, अब हमको नहीं लगता कि अब बताने की ज़रूरत है। फिर भी अब मेन इसमें होता है गामा का याद रखना, क्योंकि गामा क्वेश्चन में पूछ देता है। आगे इंटरनल एनर्जी पढ़िएगा तो उसमें CV का वैल्यू मतलब इम्पोर्टेंट होता है। ठीक, तो जैसे कि गामा सबका निकाल देते हैं। गामा फॉर मोनोएटॉमिक क्या होगा CP/CV, और CV का वैल्यू क्या था उसमें 3R/2 और 5R/2, तो क्या होगा 5R/2 डिवाइडेड बाई 3R/2, तो वैल्यू 5/3। और सिंपल गामा फॉर डायटोमिक और क्या पॉलीएटॉमिक का लीनियर सेम होता है, क्या होगा 7/5
डायरेक्ट अथी गामा ऑफ नॉन लीनियर क्या होगा, क्या होगा बताइए जल्दी, बताइए बताइए बताइए। देखिए ये 6r/2 है, ये 6 वैल्यू है ना, तो सी भी इसका क्या हो जाएगा मेरे पास 6r/2 हो जाएगा, और सी पी क्या हो जाएगा मेरे पास 8r/2 हो जाएगा ना। सी पी इजकल टू सी बी प्लस आर होता है, तो इसका जो हम लोग निकाल देंगे सी पी बाई सी पी, तो 8r/2 डिवाइडेड बाई 6r/2, तो क्या हो जाएगा 4/3 आंसर। अब गामा इसका बड़ा है कि इसका बड़ा है, तो गामा इसका बड़ा, नहीं तो अब करके भी देख लीजिएगा इसमें। तो यहाँ तक तो हो गया बात डिग्री ऑफ फ्रीडम का। अब हम लोग इसके बाद बात करेंगे वर्क के बारे में। वर्क का मतलब बेसिक डिफरेंस ले लेंगे, अब जितने प्रोसेस पढ़े उस समय वर्क कैसे कैसे डिफर करता है ये सब। और आई थिंक पी वी इजकल टू एन आर टी भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसको भी आप लोग शायद समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने अपनी जितनी भी बेसिक बातें थी सब अब कंप्लीट कर लेंगे। अब हम लोग वर्क जो हम लोग जैसे कि हम बोले थे कि वर्क हम लोग पूरा इलेबोरेट से पूरा हम पढ़ेंगे, तो वर्क अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो केमिस्ट्री में वर्क डन, इसका जनरल फार्मूला क्या होता है आप सभी तो जानते ही हैं। इसका जनरल फार्मूला होता है माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल डेल्टा वी वर्क डन के। इसका तो जनरल फार्मूला आप सभी लोग जानते हैं। और आप लोग को जैसा पता है कि हम लोग शुरुआत में बहुत सारे प्रोसेस पढ़े थे, जैसे कि एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो हम जैसा कि बोले थे कि हम लोग ये भी देखना है कि उन सारे प्रोसेस में वर्क डन क्या क्या होता है। तो इससे पहले हम लोग जान लेते हैं इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल। मैं ज़्यादा लिखना मुझे पसंद नहीं, बस मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, इसलिए मैं रिवीजन लेक्चर बना रहा हूँ। तो इरिवर्सिबल कहने का मतलब है कि अगर उसका वॉल्यूम चेंज हो जाए तो हम लोग दोबारा से उस स्थिति पे आ सकते हैं। आप खुद समझिए रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल कहने का मतलब क्या है। जिसको फिर से उसी अवस्था में ला सकें वो हो गया रिवर्सिबल, और जिसको हम उसमें नहीं ला सकते उसको हो गया इरिवर्सिबल। और आप लोग को इस दोनों में मेन बात होता है, इरिवर्सिबल फास्ट होता है और रिवर्सिबल स्लो होता है। और नेचर में जितने भी थर्मोडायनेमिकली प्रोसेस होते हैं सब इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। जी हाँ, ये भी एक फैक्ट है, ये आप लोग को पते होने चाहिए। तो इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल हो गया कि क्या होते हैं, ये समझ में आ गए। अब और हाँ, ये दोनों होते हैं ना स्पॉन्टेनिटी को बताते हैं। इरिवर्सिबल जो फास्ट करने का मतलब पूरा स्पॉन्टेनियस, एकदम पूरी स्पॉन्टेनिटी में तीव्रता के साथ होते हैं ये दोनों रिएक्शन। दिस आर द वेरी फास्ट प्रोसेस एंड कंप्लीटेड वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। कौन सा इरिवर्सिबल प्रोसेस, जो ये प्रोसेस है ये है, दिस आर वेरी फास्ट प्रोसेस एंड कंप्लीटेड वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। एंड ड्राइविंग फोर्स मतलब इस पर जो फोर्स लगता है वो बहुत ज़्यादा होता है अपोजिंग फोर्स से। मतलब ये मान लो कोई मतलब ये जो ऐसे ही कर रहा है, तो इसके मतलब कुछ ड्राइविंग फोर्स मतलब कुछ अपना फोर्स लगाएगा। जो ड्राइविंग फोर्स होता है या फिर ड्राइविंग प्रेशर वो होता है, वो अपोजिंग से बहुत ज़्यादा होता है। और नेचर में जितने भी प्रोसेस होते हैं सब इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। और रिवर्सिबल तो इसका उल्टा हो जाएगा, ये स्लो प्रोसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा समय लेते हैं। ड्राइविंग फोर्स होते हैं वे ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता है अपोजिंग, वो तो स्मॉल क्वांटिटी से बड़ा होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें P ड्राइविंग इज ग्रेटर देन P अपोजिंग, और इसमें P ड्राइविंग इज इक्वल टू P अपोजिंग प्लस स्मॉल चेंज इन प्रेशर, ये होता है। ठीक। और कंप्रेशन और एक्सपेंशन में तो जानते हैं, कंप्रेशन में वॉल्यूम घटता है, वॉल्यूम घटेगा तो वर्क डन पॉजिटिव होगा इन द केस ऑफ केमिस्ट्री। और वही अगर हम लोग एक्सपेंशन कहते हैं, एक्सपेंशन में वॉल्यूम बढ़ेगा तो वर्क डन नेगेटिव होगा, जो पॉजिटिव नेगेटिव साइन कन्वेंशन करके बता दिए थे। तो अब चलिए पहले स्टार्ट करते हैं कि वर्क डन इन इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल। ठीक। तो पहला हम लोग का टॉपिक है, सबसे पहले हाँ, जितने भी लोग प्रोसेस देखेंगे सभी में रिवर्सिबल में क्या होगा, इरिवर्सिबल में क्या होगा। जैसे कि कंप्रेशन,
कंप्रेशन में क्या होता है, V इनिशियल इज ग्रेटर देन V फाइनल होता है, ये होता है। और इसमें क्या होता है, वर्क डन हमारा पॉजिटिव आता है। लेकिन इन सब फैक्टर में जो वर्क डन को जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है, मतलब किसमें ज़्यादा बड़ा है किसमें कम हुआ है, P एक्सटर्नल इसमें बताता है। तो जो कंप्रेशन हुआ इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल में हम लोग देखते हैं, कंप्रेशन का रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। जब हम लोग कंप्रेशन का रिवर्सिबल देखते हैं, रिवर्स जिसको कि रिवर्स किया जाए, तो इसमें प्रेशर ऑफ गैस इज, इसका मतलब क्या होता है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू प्रेशर ऑफ पिस्टन। ठीक, जैसे हम लोग क्या बताते थे कि जो रिवर्सिबल में होता है, जो ड्राइविंग फोर्स होता है वह मतलब अपोजिंग फोर्स से थोड़ा बड़ा होता है। थोड़ा बड़ा मतलब मान लेते हैं इक्वल होता है। तो हमें जो प्रेशर ऑफ गैस क्या हो गया, अपोजिंग हो गया, पिस्टन ड्राइविंग। क्योंकि जो हम लोग ऐसे कंटेनर बनाएंगे, कंप्रेशन हो रहा है तो ऊपर से दबा रहे हैं, तो पिस्टन इस पर नीचे की ओर फोर्स लगा रहे हैं, तो ड्राइविंग फोर्स हो गया। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा होगा इससे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे P एक्सटर्नल क्या होगा, P एक्सटर्नल यहाँ पे प्रेशर ऑफ पिस्टन हो गया। अब रिवर्सिबल में और इरिवर्सिबल का केस में क्या होता है कि P एक्सटर्नल कंप्रेशन में ही अगर हम लोग इरिवर्सिबल लेते हैं, कंप्रेशन में ही इरिवर्सिबल लेते हैं, तो उसमें क्या होगा, प्रेशर ऑफ एक्सटर्नल मच ग्रेटर देन प्रेशर ऑफ गैस, ये होगा। और हम लोग क्या जानते हैं कि वर्क डन का डिसाइडिंग फैक्टर होता है एक्सटर्नल, तो इसमें गैस से बहुत ज़्यादा है, इसमें गैस से लगभग इक्वल ही है। तो क्या कहेंगे, वर्क डन इन इरिवर्सिबल इज ग्रेटर देन वर्क डन रिवर्सिबल। किस केस में कहेंगे हम लोग, कंप्रेशन के केस में। ठीक, अब देखते हैं एक्सपेंशन के केस में। जब एक्सपेंशन होगा तो क्या होगा, आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। भाई लो बजट का वीडियो है, उतना तो चलता है ये सब। जैसे कि मैं बोला था कि मुझे उतना लिखना पसंद नहीं, फिर भी हम बहुत मैं लिख रहा हूँ। तो नेक्स्ट है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का अब हम लोग बात करते हैं। ठीक, तो एक्सपेंशन में क्या होगा कि प्रेशर ऑफ गैस फोर्स लगाएगा उसमें, तो यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स कौन हो जाएगा एक्सपेंशन में, बताइए, गैस हो जाएगा। इट मीन्स प्रेशर ऑफ गैस समहाउ इक्वल टू प्रेशर ऑफ पिस्टन। किस केस में, रिवर्सिबल केस में। और तो प्रेशर ऑफ पिस्टन क्या होता है, एक्सटर्नल प्रेशर होता है, P एक्सटर्नल होता है ना। और वही अगर हम लोग ई रिवर्सिबल, यहाँ पे रिवर्सिबल का बात हो गया, ई रिवर्सिबल में क्या होगा, प्रेशर ऑफ गैस बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि क्या कहते थे, ई रिवर्सिबल ड्राइविंग फोर्स इज मच ग्रेटर, तो यहाँ पे मतलब जो फोर्स लगाता है वह बहुत ज़्यादा होता है अपोजिंग से। तो एक्सपेंशन में क्या होगा, एक्सपेंशन में ये अंदर का गैस उसको बाहर ढकेल रहा है कि हमको बाहर जाना है, एक्सपेंशन करना है। ठीक, तो यहाँ पे जो इरिवर्सिबल में क्या होगा, प्रेशर ऑफ गैस बहुत ज़्यादा होगा प्रेशर ऑफ पिस्टन से। और वर्क डन किस पे डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है, वर्क डन का डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है P एक्सटर्नल। P एक्सटर्नल क्या हो गया, पिस्टन हो गया। यहाँ पे देखिए इसमें ये लगभग P प्रेशर ऑफ गैस से इक्वल है, लेकिन यहाँ पे प्रेशर ऑफ गैस से बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। क्या है, बहुत छोटा है, क्योंकि यहाँ पे ये ड्राइविंग फोर्स और ये रिवर्सिबल ड्राइविंग फोर्स बहुत ज़्यादा होता है अपोजिंग फोर्स से। और रिवर्सिबल में ड्राइविंग फोर्स इक्वल होता है, क्योंकि यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स ये है, और कंप्रेशन में ड्राइविंग फोर्स कौन था, पिस्टन था। तो ऐसे केस में क्या होगा, वर्क डन बाई रिवर्सिबल इज ग्रेटर देन वर्क डन बाई इरिवर्सिबल, क्योंकि इसमें P एक्सटर्नल इसमें ज़्यादा है, इसमें कम है, दोनों का कंपैरिजन। तो वर्क डन बाई रिवर्सिबल इक्वल टू वर्क डन बाई इरिवर्सिबल। तो ये हो गया रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का देख के हम लोग कंप्रेशन और एक्सपेंशन समझ गए। तो अब हम लोग आगे बात करेंगे बाकी सारे जो प्रोसेस हैं उस पर, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल लेते हुए। आइसोकोरिक प्रोसेस, ये मेरा बहुत ही फेवरेट, बहुत कहते हैं, मुझे ये बताने में बहुत खुशी होती है, इस खास करके आइसोकोरिक प्रोसेस में मुझे वर्क डन बताने में, क्योंकि इसमें वर्क डन ज़ीरो होता है। जी हाँ, इसमें वर्क डन ज़ीरो होता है, क्योंकि आपको याद होना चाहिए हम आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या बोले थे, जिसमें कि वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। वॉल्यूम कांस्टेंट मीन्स चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू ज़ीरो।
आप इरिवर्सिबल करो चाहे रिवर्सिबल करो, उससे अपने को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाई चेंज इन वॉल्यूम में जीरो है। तो इसमें सीधा सीधी ये रेड पेन से लिखते हैं, सीधा सीधी क्या होता है इसमें, सीधा सीधी वर्क डन इज इक्वल टू 0 होता है। तो क्या आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन इज, तो क्या होता है वो आइसोकोरिक में वर्क डन इज इक्वल टू 0, इसलिए मैं बोला था ये मेरा सबसे फेवरेट होता है आइसोकोरिक प्रोसेस। अब इसका एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, अब ये सब जानेंगे। ठीक, आइसोकोरिक प्रोसेस समझ गए। तो नेक्स्ट है हमारा आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट है, डेल्टा टी इज इक्वल टू 0। हाँ, लेकिन यहाँ पे हम लोग को टी तो कांस्टेंट होता है, ये जानते हैं। तो आप लोग को हम सब बताए थे कि केमिस्ट्री में बहुत मतलब क्या कहें, इसमें आपको ना हर चैप्टर में कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो पी वी इजकल टू एन आर टी, जिसमें एन और आर कांस्टेंट, तो टी कांस्टेंट, तो हम लोग लिख सकते हैं पी वी इजकल टू के एंड वेयर के इज कांस्टेंट, ये लिख सकते हैं। तो हम पी इजकल क्या लिखते हैं, के कांस्टेंट बाई वी, कोई गलत तो हम नहीं बोल रहे हैं, लिख सकते हैं। ठीक, और हम आपको स्टार्टिंग में ही एक दिखाए थे कि वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल डी वी, अब है चेंज कहाँ, वी इनिशियल से वी फाइनल। ये फॉर्मूला बस याद रखना है, क्योंकि भाई जानिएगा कि भाई हमने क्या बताया आपको, सिर्फ ये बताया। तो अब देखिए पी एक्सटर्नल, पी एक्सटर्नल ये हो गया इसकी, तो क्या है वी इनिशियल इक्वल टू वी फाइनल। ठीक, तो आइसोथर्मल है, तो इसकी जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, माइनस ऑफ वी इनिशियल से वी फाइनल और के कांस्टेंट डिवाइड बाय वी डी वी। के कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले लेते हैं, तो क्या माइनस ऑफ के वी इनिशियल टू वी फाइनल और डी वी बाई बी। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, और के को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी वी, के इक्वल टू पी वी तो लिख सकते हैं, या फिर के इक्वल टू में एन आर टी, जो कि कांस्टेंट, जो कि मेन वैल्यू है के का, एन आर टी, तो माइनस ऑफ एन आर टी, और 1/v का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होता है, लॉन ऑफ v, तो इसको क्या लिख सकते हैं, लॉन ऑफ v इनिशियल से v फाइनल, तो इसका जो फाइनल आता है एन आर टी v फाइनल डिवाइड बाई v इनिशियल, ये माइनस है तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ln, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एन आर टी लॉन ऑफ v इनिशियल डिवाइडेड बाई v फाइनल। ठीक, तो हमारे पास एक फॉर्मूला क्या बन के आ गया, एन आर टी लॉन ऑफ v1 डिवाइडेड बाई v2, ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया। तो अब देखिए जब एन आर टी सब कांस्टेंट है तो v1 इजकल टू v2 लिख सकते हैं, तो v1 v2 इजकल टू p2 बाई p1 लिख सकते हैं, तो सीधा सीधे इसको उठाएं पुट करते हैं, तो हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला क्या बन गया, एन आर टी लॉन ऑफ p2 p1। तो हमारे पास कितने फार्मूले हो गए, जल्दी गिनिए, एक ये ठीक, और एक माइनस वाला। और तो मेन हम लोग को इसमें क्या याद करना था, ये याद करना था कि v इनिशियल टू फाइनल इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्सटर्नल डी वी, ये हम लोग का आइसोथर्मल, और जो जितना भी अभी हम लोग पढ़े हैं ये किस में हो गया, आइसोथर्मल के प्रोसेस में। आइसोथर्मल का किस चीज़ में, जल्दी बताएं, रिवर्सिबल। इतना हम इसको रिलेट इसलिए कर दिए ना, क्योंकि जो रिवर्सिबल, जैसे कि ये सब जो जनरल हैं आपको फिजिक्स में बहुत हेल्प करेंगे, जब KTG का पढ़िएगा उसमें अगर पता नहीं आप लोग के टीचर इसका एक्सप्लेन करेंगे या ना करेंगे, इसलिए मैं कर दिया। ठीक, हम बस बोले थे KTG में बस ये माइनस नहीं रहेगा, बाकी सब सेम प्रोसेस होता है। तो ये हो गया रिवर्सिबल, और इरिवर्सिबल का भी उतना डेरिवेटिव देखना नहीं है, सीधा फार्मूला, तो उससे हो जाएगा। ठीक, क्योंकि इसी में डेरिवेटिव का थोड़ा काम आता है, उसमें ऐसा कुछ नहीं। तो अब इरिवर्सिबल देखते हैं। तो देखिए इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस से सीधे हम बोले थे, इसमें सीधा फार्मूला जान लेना है। तो इसका फार्मूला होता है वर्क डन इक्वल टू पी एक्सटर्नल माइनस एन आर टी
1/P2 डिवाइडेड बाई 1/P1 ये होता है। और यहाँ से ऐसे बंद, ये होता है इसका फार्मूला। इसको और अगर आप तोड़ना चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -P एक्सटर्नल V2 - V1। अगर आपको क्वेश्चन में सोच दिया, जैसे कि इसको देखिए, यहाँ पे nRT डिवाइड बाई P2 करेंगे तो V2 आ जाएगा, क्योंकि V = nRT डिवाइड बाई P होता है, ये होता है इसीलिए। और ये रिवर्सल में क्या बनता है, जो P एक्सटर्नल मतलब जो अपोजिंग होता है, अपोजिंग फोर्स बहुत छोटा होता है ड्राइविंग फोर्स से, इसलिए इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस का एक ये फार्मूला हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे एडियाबैटिक में। तो नेक्स्ट है हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस, जिसमें वो भी रिवर्सिबल का भी बात करेंगे, इसका भी हम लोग फुल एक्सप्लेनेशन देख लेंगे, इसमें कैसे कैसे क्या क्या होता है। और जैसा कि बोले इसमें ज़्यादा कुछ है भी नहीं उसे, तो बस एक कांस्टेंट होता है, फिर उस पर वैल्यू पुट कर दें और हो गया। बस इसमें थोड़ा सा आपको क्या एक्सपोनेंट और इंटीग्रेशन का बहुत मालूम होना है। और इसमें लोग जानते हैं इसमें क्यू मतलब हीट जो होता है, इसमें एनर्जी, हीट एनर्जी, इसमें आपका कांस्टेंट नहीं होता, सीधा 0 ही होता है, ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो हमारा एक टर्म आता है PV गामा = टू कांस्टेंट, हाँ ये वही गामा जो कि अभी हम लोग पीछे डिग्री ऑफ फ्रीडम में पढ़े थे, गामा, और मोलार हीट कैपेसिटी में पढ़े थे, गामा = CP/CV, ये वही गामा है। तो क्या होता है PV गामा = कांस्टेंट, तो P = K/V गामा, वी गामा कांस्टेंट को K लिख लिए इसीलिए, ठीक। अब आपको देखिए क्या बोले थे कि जनरल फार्मूला, सीधा आपको याद करना है कि वर्क डन = -P एक्सटर्नल dV इंटीग्रेशन V इनिशियल से V फाइनल, बस सीधा ये याद रखिए, बाकी कोई टेंशन नहीं। तो इसको कैसे करना है, P का वैल्यू K/V गामा पुट कीजिए एंड देन हो जाएगा, देन फटाफट हो जाएगा। अभी देखिए वर्क डन -K बाहर कर देते हैं, मतलब जब शॉर्ट कर देते हैं कैलकुलेशन, ये क्या है dV/V गामा, तो इसको हम लोग ऐसे ऊपर कर देंगे तो क्या हो जाएगा V1 - गामा डिवाइडेड बाई 1 - गामा V इनिशियल से V फाइनल और माइनस ऑफ क्या K कांस्टेंट माइनस ऑफ K कांस्टेंट, ओ सॉरी -K हो गया, K माइनस होगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा। मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जैसे कि इंटीग्रेशन में आप लोग पढ़े थे ना कि V गामा है, इसको नीचे है तो ऊपर कर देंगे तो माइनस हो जाएगा V - गामा। और इंटीग्रेशन में क्या होता है कि जैसे कि y dx का इंटीग्रेशन करना है तो y x - 1, जैसे कि y यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 + 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1, ये होता है, वही सेम टू सेम किए हैं और ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं लगाए हैं। हाँ देखिए K = कांस्टेंट का मेरे पास PV गामा था तो PV गामा पुट कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये जिसको V इनिशियल V फाइनल तो V1 V2 ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया V2 to 1 - गामा डिवाइडेड बाई 1 - गामा। देखिए 1 - गामा का वैल्यू पुट करें तो V2, तो एक मिनट, ये ऐसा होगा तो K का वैल्यू PV गामा ले लिए, तो K का वैल्यू हम लोग PV गामा पुट किए माइनस और साथ में V1 - गामा डिवाइडेड बाई 1 - गामा, ठीक। इसको ऐसे V1 से V2, ठीक, ये हो गया। अब इसको यहाँ पे PV गामा है, इसको ऐसे कीजिएगा तो 1 - गामा है तो V डिवाइडेड बाई V गामा हो जाएगा, मतलब इसको ऐसे कर दीजिए माइनस ऑफ PV गामा, फिर यहाँ पे 1 - गामा, इट मीन्स V डिवाइडेड बाई V गामा, तो ना V - गामा होगा तो V1 - गामा डिवाइडेड बाई V गामा V इनिशियल से V फाइनल, तो ये कट गया, मेरे पास क्या बचा माइनस ऑफ PV डिवाइड बाई 1 - गामा, कहाँ से V इनिशियल से V फाइनल। तो इसको जो हम लोग तोड़ेंगे तो हमारे पास फिर क्या आ जाएगा
जल्दी बताया जाए क्या आएगा। हाँ, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा P2 V2 माइनस ऑफ P1 V1 डिवाइड बाय 1 माइनस गामा। ये आपको फार्मूला है। अब P2 V2 को वर्क डन इक्वल टू, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो nRT2 माइनस nRT1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा। ये हो गया आपका रिवर्सिबल के केस में। और जब इरिवर्सिबल में जाओगे तो सीधा आपको फार्मूला बता देते हैं। ऐसे लेक्चर भी बहुत बड़ा हो गया, और जैसा बोले थे एक तरह का रिवीजन लेक्चर है। और रिवर्सिबल कैसे भी कहीं भी एक्सप्लेनेशन नहीं पूछता है, सीधा फार्मूला। तो इसका फार्मूला होता है वर्क डन इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल NR T2 डिवाइड बाई P2 माइनस T1 डिवाइड बाई P1। अब देखिए कॉमन क्या है कि जब हम लोग आइसोथर्मल पढ़े थे उसमें T कांस्टेंट होता है, तो T बाहर आ गया, लेकिन T भी यहाँ पे वेरिएबल होता है, तो ये साथ में आ गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। P एक्सटर्नल इक्वल टू ये और सीधा अगर सीधा ये केमिस्ट्री का है चल रहा है तो माइनस तो लगना है, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। हो गया सब चीज़ बल्ले बल्ले इरिवर्सिबल का। एडियाबैटिक का जो अभी हम इधर इरिवर्सिबल का जो अभी एक्सप्लेनेशन था, जानते हैं थोड़ा बहुत लेंदी हो गया, क्योंकि इसको अभी आप लोग इंटरनल एनर्जी का टॉपिक नहीं पढ़े। इंटरनल एनर्जी पढ़े हुए अगर पढ़ा देते भी हम तो तुरंत हो जाता। इंटरनल एनर्जी NCV डेल्टा टी, CV का वैल्यू रखते हैं FR/2, धन 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 हो जाता। CV गामा पर पुट कर देते हैं, हो जाता, और क्या, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आई होप अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट लास्ट बचता है आइसोबैरिक प्रोसेस। तो आइए देखते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस के बारे में। आइसोबैरिक प्रोसेस जिसमें कि आपका प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो सीधा सीधे इसका वर्क डन हो जाता है माइनस P डेल्टा V या फिर माइनस P एक्सटर्नल कुछ नहीं, सीधा सीधे प्रेशर कांस्टेंट है, जो प्रेशर रहेगा सब में प्रेशर सेम रहेगा, P2 माइनस P1 सिंपल। इसका वैसे भी लिख सकते हैं, तो आपका हम फॉर्मूला बताए थे P एक्सटर्नल dV V1 से V2। तो P कांस्टेंट है, यहाँ पे, तो P बाहर आ जाएगा और ये बच गया आपका V1 से V2 dV। तो क्या हो जाएगा इसका P एक्सटर्नल V1 से V2, इसका माइनस P V2 माइनस V1। तो इसका सिंपल क्या हो गया, माइनस P डेल्टा V लिख दो या फिर माइनस P V2 माइनस V1 लिख दो। ये हो गया वर्क डन। आइसोबैरिक में क्या होता है, अब आपका वर्क डन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब इसमें से एक साइक्लिक प्रोसेस पे वर्क डन कैसे होता है वो थोड़ा ग्राफ से रिलेटेड है, तो उसको अगले में, जिसमें कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये सब देखेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहें अच्छे से। जो भी डाउट हो कमेंट करें, पूछें। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही सब बोलते हैं एंड द वे, जो करना है कीजिए, बस अच्छे से पढ़िए।